आप लोगों ने कभी न कभी कोई दवाई तो खाई होगी, और ऑफ कोर्स अगर खाई होगी तो इसलिए खाई होगी क्योंकि आपको कोई डिजीज़ हुआ होगा, आपको कोई रोग हुआ होगा। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ेज़ के बारे में, मानव रोग के बारे में। ये क्लास 12th की NCERT का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं आप इसको। इसमें जितने भी डिजीज़ेज़ क्लास 12 के NCERT में दे रखे हैं, जेनेटिक डिजीज़ेज़ हों चाहे फिर इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस हो, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, पशुधन प्रसार अधिकारी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और डिजीज़ेज़ का टॉपिक वन दरोगा वालों के लिए भी है, तो ये टॉपिक आज उनके लिए भी है। तो ये टॉपिक आज सबके लिए है, बहुत ध्यान से देखिए और इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम से कम यहाँ से आपके 2 या 3 नंबर बनने के फुल टू फुल चांसेस हैं। और इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप नीचे से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनिमल डिजीज़ के बारे में, मानव रोग के बारे में, कि इंसान में किस किस तरह के रोग होते हैं। सबसे पहले डिजीज़ेज़ आपको पता ही है, रोग वो स्थिति जिसमें इंसान की जो है फिजिकल, मेंटल और यानी वो भौतिक और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से जो है, जब वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो उस कंडीशन को रोग के नाम से जाना जाता है। सिर्फ रोग वही नहीं होता कि हमें बुखार आ गया, हमें पेट दर्द हो गया, हमें एड्स हो गया, कैंसर हो गया, सिर्फ उसी को रोग नहीं बोलते। मान लीजिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे अपने एग्ज़ाम की टेंशन है, मैं किसी चीज़ से डरता हूँ, तो वो भी क्या है, एक जो है मेडिसिनल डिसऑर्डर होता है, एक मेडिकल की भाषा में उसे भी रोग कहा जाता है। इन सभी पे डिस्कस करेंगे, और रोग को सही करने के लिए, जो है बीमारी को सही करने के लिए हम दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो बता दूं आपको कि दुनिया में सबसे पहली दवाई का ट्रायल जिस साइंटिस्ट ने किया था वो हिप्पोक्रेटस था। कौन सा? हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले जो है दवाई का ट्रायल किया था, और मेडिसिनल क्षेत्र में सबसे पहले जो है दवाई का ट्रायल उन्हीं का था। इसीलिए हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिकोलॉजी या फिर फादर ऑफ मेडिसिन या फिर चिकित्सा विज्ञान का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन डिजीज़ेज़ की बात करूं, मानव रोग की बात करूं, तो ह्यूमन डिजीज़ेज़ 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जेनेटिक डिजीज़ेज़ यानी आनुवंशिक रोग, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज़ यानी कि अर्जित रोग। आनुवंशिक यानी जेनेटिक डिजीज़ वो होते हैं जो इंसान में जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, जो उसको अपने मदर फादर से बाय बर्थ मिलते हैं, उनको हम जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। और ये जनरली जीन्स में कमी के कारण, या फिर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या में कमी के कारण, या फिर उनके स्ट्रक्चर में कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज़ेज़ यानी अर्जित डिजीज़, वो डिजीज़ जो हमारे जीवन काल में हमें किसी भी कारण से हो सकती है, किसी वायरस की वजह से हो सकती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या किसी भी वजह से हो सकती है। जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर असंक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और किसी भी मीडियम से फैल सकते हैं, बात करेंगे आगे। छूने से फैल सकते हैं, एयर से फैल सकते हैं, पानी से फैल सकते हैं, उसके गले मिलने से फैल सकते हैं, उसके साथ रिलेशन बनाने से फैल सकते हैं, किसी भी मीडियम से फैल सकते हैं। जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ये फैलते नहीं हैं, ये हमारी खुद की जो डेली रूटीन होता है, या फिर किसी विटामिन की कमी से, या फिर उसको ज़्यादा खाने से हो सकता है। तो इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो संक्रामक रोग होते हैं उन्हें आप दूसरी तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस डिजीज़, प्रोटोजोअल, फंगल। यानी कि जो बैक्टीरिया से होते हैं उन्हें बैक्टीरियल डिजीज़ बोलेंगे, जो वायरस से होते हैं उन्हें वायरस डिजीज़ बोलेंगे, जो प्रोटोजोआ से होते हैं उन्हें प्रोटोजोअल डिजीज़ बोलते हैं। स्टार्ट करूँगा मैं आपको जेनेटिक डिजीज़ से। ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ बेटा वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो किसी व्यक्ति को बाय बर्थ होती हैं, यानी उसे जन्म से होती हैं, और जनरली जन्म से इसलिए होती हैं क्योंकि उसे ये डिजीज़ अपने मदर और फादर से उस समय मिलती हैं जब उस व्यक्ति का, या जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, यानी जब बच्चे का भ्रूणीय विकास हो रहा होता है,
उस समय ये जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उस समय मदर फादर से कहाँ जाती हैं, बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, ये बच्चे में कब ट्रांसफ़र होते हैं? आंसर होगा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूणीय विकास के दौरान। ठीक है, कब होती हैं? भ्रूणीय विकास के दौरान होती हैं। अब कई सारी जो है जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जैसे एक होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, सभी तरह की डिजीज़ होती हैं, उनको हम बात करेंगे। इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है सिंड्रोम। पहले ये कोई डिजीज़ नहीं है, सिंड्रोम कोई डिजीज़ नहीं है, सिंड्रोम एक कंडीशन है, एक टर्मिनोलॉजी, उसको समझना पड़ेगा आपको। सिंड्रोम का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की जीन्स नहीं, क्रोमोज़ोम में, जब किसी व्यक्ति की गुणसूत्र में क्रोमोज़ोम की संख्या में परिवर्तन आ जाए या फिर उसके संरचना में परिवर्तन आ जाए, तो उस कंडीशन को ह्यूमन में सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितनी भी आप अधिकतर जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनको देखेंगे, सबके आगे सिंड्रोम लगा होगा। तो सिंड्रोम इसलिए लगा होता है क्योंकि ये डिजीज़ेज़ क्रोमोज़ोम यानी गुणसूत्रों की संख्या में या तो परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं या फिर क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर के कारण उत्पन्न होती हैं। सब पे बात करते हैं। ठीक है, जनरली जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब पहली जो आनुवांशिक बीमारी है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या पहली जो आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज़ है वो कौन सी है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं तो जनरली ये मेल में होती है। किस में होती है? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है पुरुषों में होती है। अब पुरुषों में ये इसलिए होती है कि पुरुषों में जब क्रोमोज़ोम की संख्या 47 हो जाए, जनरली जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो 46 मिलते हैं। ठीक है, तो जब एक क्रोमोज़ोम एक्स्ट्रा आ जाए पुरुषों में, तो उस कंडीशन में पुरुषों में, मेल्स में क्रोमोज़ोम की संख्या 47 हो जाती है और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 23 पेयर इंसान में गुणसूत्रों के होते हैं, 23 पेयर मेल में, 23 पेयर फीमेल में। इसको समझ लो, बहुत ही बेसिक है, आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। 23 जोड़े मेल में होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं, जिसमें से 22 और 22 मेल और फीमेल में सेम होते हैं। क्या होते हैं? 22 मेल फीमेल में सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। जबकि जो 23rd क्रोमोसोम होता है मेल का और 23rd क्रोमोसोम होता है फीमेल का। 22 तक तो इसमें भी एक्स होता है, इसमें भी, दोनों में एक्स होते हैं। 23rd क्रोमोसोम जो मेल होते हैं उनमें XY होता है और फीमेल में 23rd भी XX ही होता है। इस 23rd क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो पुरुषों में या महिलाओं में जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23rd होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे जनरली सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है, इसी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जेनेटिक डिजीज़ होते हैं और यही सेक्स क्रोमोसोम जो है इंसान में जो ये डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो इसलिए हो जाता है कि जो 44 क्रोमोसोम सब में सेम होते हैं। ठीक है, और मेल में होता है, जनरली मेल में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जब मेल में एक और एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, जब मेल में, ये तो मेल की सामान्य कंडीशन है। यहाँ पे देखो, इतना तो सब में मिलता है। ठीक है, 44 सब में मिलते हैं और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो XY, तो इन दोनों को मिला के 44, ये 2, ये 46 हो गए। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। जब किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा तो उस व्यक्ति में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी उसमें अब 46 पहले से थे नॉर्मल कंडीशन में, एक और आ गया तो 46 + 1 कितने हो गए? 47 हो गए। और जब क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाए तो इसी कंडीशन को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जनरली ये मेल में ही होता है। ठीक है, अब मेल में होता है तो इसके लक्षण क्या हैं? इसके जनरली जो लक्षण होते हैं वो जनरली ये है कि जिस मेल को ये होगा, जिस मेल को ये डिजीज़ होगा, उसमें जनरली लड़कियों के लक्षण आने लगते हैं। किसके? उसमें जनरली लड़कियों के लक्षण आने लगते हैं। ठीक है,
उसके जो स्पर्म और जो टेस्टिस होता है, उसका जो वृषण होता है और जो उसका स्पर्म होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरी बात, थर्ड बात यह है कि उस व्यक्ति में ब्रेस्ट का, उस मेल में जो स्तन होते हैं उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, उसके स्तन का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसकी रिप्रोडक्टिव पावर जनरली क्या हो जाती है, कम रहती है। तो ये इस लक्षण के क्या होते हैं, मेन कंडीशन रहती है किसकी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। दूसरा सिंड्रोम आता है टर्नल सिंड्रोम। दूसरा कौन सा सिंड्रोम आता है, टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो जनरली महिलाओं में होता है, ठीक है। टर्नल सिंड्रोम डिजीज़ महिलाओं में होता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ टर्नल सिंड्रोम में ही क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, एक कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। बाकी हम जितने भी यहाँ पे सिंड्रोम पढ़ेंगे सभी के सभी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी और क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। सिर्फ टर्नल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या एक कम होती है बस। टर्नल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45 हो जाती है, ठीक है। और इस कंडीशन को मोनोसोमिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक कंडीशन कहते हैं या मोनोसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, 44 तो सब में सेम होते हैं। जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो होना चाहिए था उनमें XX, ये उनकी नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन टर्नल सिंड्रोम के कारण उनमें जो ये जो एक X क्रोमोसोम है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। यानी जो 23rd क्रोमोसोम था, ये 22 तो यहाँ थे, जो 23rd क्रोमोसोम था इसमें एक की कमी हो जाती है और एक ही बच जाता है। और एक ही बचने के कारण इस कंडीशन को मोनोसोमिक कहा जाता है। मोनो का मतलब एक ही क्रोमोसोम रह जाता है, ठीक है। तो टर्नल सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। और इस सिंड्रोम में, टर्नल सिंड्रोम जनरली लड़कियों में होता है, ठीक है। और इसमें लक्षण ये है इसके कि टर्नल सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनका जो ब्रेस्ट होता है, उनके जो स्तन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाता। इसके अलावा इनमें जो स्टेराइल या बांझपन होने का खतरा रहता है। यानी कि ये जो महिलाएं होती हैं ये बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, ठीक है। टर्नल सिंड्रोम की पहचान होती है, जनरली ये जो महिलाएं होती हैं ये बांझपन का शिकार हो जाती हैं और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। नेक्स्ट क्रोमोसोम आता है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एक नेक्स्ट जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। अब ये क्यों होता है, देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। अब 47 तो क्लाइनफेल्टर में भी होता है, तो फ़र्क क्या है दोनों में। पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें फ़र्क ये रहता है कि पटाउ सिंड्रोम में ये तब होता है जब जो 15वां गुणसूत्र होता है, 15th पेयर का गुणसूत्र होता है, 15वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र जब ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम के नाम से उस कंडीशन को जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें 15वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस रोग में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि पटाउ सिंड्रोम में जो 15th क्रोमोसोम होता है, 15वां गुणसूत्र होता है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने के कारण इसमें क्या होता है कि दो तो पहले से रहते हैं क्योंकि एक पेयर में 2 गुणसूत्र रहते हैं और 15वें पेयर में एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो एक और एक्स्ट्रा आने के कारण जो है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि एक्स तो पहले से रहता है, एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो एक और एक्स्ट्रा आने के कारण इसमें 3 गुणसूत्र बन जाते हैं और इसी 3 गुणसूत्र को हम क्या, 3 गुणसूत्र के कारण इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है।
अगला देखो, ठीक है। और जो सिंड्रोम है ये जनरली उन महिलाओं में होता है। एक और चीज़ देख लो पहले, जो पटाउ सिंड्रोम है, ये पटाउ सिंड्रोम उन महिलाओं में अधिकतर होता है जो 35 वर्ष के बाद बच्चों को जन्म देती हैं, उनमें ये पटाउ सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों में पटाउ सिंड्रोम होता है उनमें जो उंगलियों की संख्या हाथ और पैर में उंगलियों की संख्या 5 के बजाय 6 होती है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों में 5 की जगह 6 उंगलियां मिलती हैं, तो ऐसा उनमें पटाउ सिंड्रोम के कारण हो। चलिए अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। देखिए डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। किसमें हो सकता है? मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है। इसमें भी ट्राइसोमी की कंडीशन आती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21वें पेयर में, किसमें? 21वें पेयर में, गुणसूत्र के 21 पेयर में 21वें पेयर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 2 वहाँ पे पहले से रहते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यानी कि 46 पहले से होते हैं, एक एक्स्ट्रा आने की वजह से कितने बन जाते हैं? 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और एक ही पेयर में 3 क्रोमोसोम आते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 और यहाँ पे भी ट्राइसोमी की कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है। जनरली इस रोग के लक्षण ये है कि इस रोग को हम मैंगोलियन रोग भी इसको कहा जाता है। जो डाउन सिंड्रोम रोग है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को मैंगोलियन पर्सन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि, या फिर इस व्यक्ति को मैंगोलिज्म भी कहते हैं, या फिर मेंटली रिटार्ड, जो थोड़ा सा, जो लोग जन्म से ही थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर उनमें होता है, जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा उनमें दिक्कतें हो रहती हैं, उनमें जनरली डाउन सिंड्रोम के लक्षण आपको मिलते हैं, ठीक है। उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, ठीक है, और इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाता है। क्यों 47 हो जाता है? कि 21वें क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है और इसकी वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं और ट्राइसोमी बनती है, ठीक है। सभी में 47 हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? टर्नर सिंड्रोम को छोड़ के, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई, जो डाउन सिंड्रोम है वो किस गुणसूत्र में, किस नंबर के गुणसूत्र में जो है परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि 21वें पेयर का जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तब जाके ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट है गेट सिंड्रोम। गेट सिंड्रोम भी एक जो है मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। और इसमें जो है 5th पेयर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी बनती है। मतलब 5वें नंबर का जो गुणसूत्र का पेयर होगा उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी XX तो वहाँ पे पहले से ही थे, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे। इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। और जनरली ये जो गेट सिंड्रोम होता है, इसमें इसका लक्षण ये है कि आपने देखा होगा ना, कुछ लोग, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, और इसमें आपने देखा होगा कि कुछ लड़के या लड़कियों की आवाज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पतली होती है, ऐसा लगता है कोई बिल्ली सी रो रही है। तो इसमें बिल्ली के जैसे की आवाज़ बच्चों की हो जाती है, तो उनमें जनरली ये रोग होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी बनती है। कैट सिंड्रोम में कितने में बनती है? 5th पेयर में ट्राइसोमी बनती है। जबकि पटाउ सिंड्रोम में 15वें जो पेयर है उसमें ट्राइसोमी बनती है। अब मैं बताता हूँ आपको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, यानी वो डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी कारण से फैल सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीबी की, जिसे हिंदी में बोला जाता है ट्यूबरक्लोसिस। किसे क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वैसे तो बहुत कम होती है टीबी भारत में, लेकिन फिर भी टीबी, इस जो टीबी है, इस रोग का कारक एक बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ रहे हैं। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर बैक्टीरिया की वजह से, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ यानी कि टीबी रोग होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं?
टीबी रोग के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये हैं कि टीबी जो डिजीज़ है, ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, जिससे वजह से टीबी होता है, ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। और यो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है। ये एक संक्रामक रोग है, यानी ये अगर आप किसी व्यक्ति को टीबी है, अगर आप उससे कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। अब इसका इन्फेक्शन कई तरह से हो सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस व्यक्ति के कपड़े यूज़ करने से, उसके बर्तन यूज़ करने से या उसके बिस्तर में सोने से किसी भी तरह से ये रोग फैल सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो लोग टीबी से ग्रसित रहते हैं उन लोगों का बिस्तर, उन लोगों को जो है, उन लोगों का सामान सब कुछ अलग ही दिया जाता है। सेकेंड डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक जो है इन्फेक्टेड डिजीज़ है। ठीक है, ये जनरली डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नामक जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये कैसे फैलता है? जनरली ये वाटर से जो है ये जो गंदा वाटर होता है उससे फैलने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, और ये हमारा जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनको ये संक्रमित करता है। ठीक है, क्या करता है? ये उनको संक्रमित करता है, इसमें भी बुखार आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट डिजीज़ है कोलरा या फिर हैजा इसको बोलते हैं। हैजा भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। किस बैक्टीरिया से? विब्रियो कैलोरी। किससे? विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है हैजा। ठीक है, इस रोग में छोटी आंत जो हैजा डिजीज़ होती है, इसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो संक्रमित होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन संक्रमित होता है और छोटी आंत में होता ये कि एंजाइम नहीं बनते, जो एंजाइम जो डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं बनते, एंजाइम नहीं बनते, तथा जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सही से नहीं हो पाता। आपको पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन योगदान डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है। ठीक है, और कोलरा से हमारी जो पाचन क्षमता है, डाइजेशन सिस्टम है, वो जो है गड़बड़ हो जाता है और इंसान को कोलरा या हैजा हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफाइड डिजीज़। ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसे हिंदी में तपेदिक बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। किससे? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, इनके फैलने का माध्यम क्या है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है कि वायरस की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम, बस यही आपको अधिकतर ध्यान रखना है। ठीक है, और जो टाइफाइड है वो जनरली उसका वो एयर से, वायु से और खाने से फैल सकता है। ये एयर से कैसे फैल सकता है? एग्जाम्पल के लिए मुझे टाइफाइड है और मेरे बगल में कोई बैठा है, मैंने छींक मार ली, तो छींक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, एक बार छींकने में हज़ारों ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो वो उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे और उसको भी इन्फेक्टेड कर लेंगे। ठीक है, और फूड की वजह से भी जो है ये टाइफाइड रोग होता है। इसमें बुखार आता है और धीरे धीरे व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग एक यर्सीना पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है और जनरली इसका जो वाहक होता है, क्या होता है? वो जो चूहा होता है, चूहे की वजह से प्लेग नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसे ब्लैक डेथ भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग। कि आपने देखा होगा ना, कई लोगों की जो स्किन है वो अजीब सी रहती है। ठीक है, कई लोगों की स्किन जो है, ये स्किन में होने वाला एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसे गढ़वाली भाषा में कोढ़ के नाम से जानते हैं या फिर कुष्ठ रोग इसे बोलते हैं। ये जो लेप्रोसी रोग है, ये जनरली माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी या फिर माइकोबैक्टीरियम नामक डिजीज़ बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और जनरली ये मिट्टी और वायु से, मिट्टी और एयर से फैलता है और इसकी लक्षण ये है कि इसमें
जो स्किन होती है, स्किन पे पैचेस धब्बे धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बताते हैं आपको वायरस से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। देखिए, वायरस की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उन्हें हम वायरल डिजीज़ बोलते हैं। सबसे फेमस डिजीज़ है HIV। HIV यानी कि वायरस, यानी कि एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन सा? HIV एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक वायरस है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और जनरली जो वायरस होता है ये रिट्रो फैमिली का, कौन सी फैमिली का? ये वायरस रिट्रो फैमिली का एक वायरस होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो एड्स होता है उसकी रोकथाम में एक दवाई ली जाती है, एक एंटीबायोटिक, एक मेडिसिन ली जाती है। उस मेडिसिन का नाम होता है एंटी रिट्रोवायरल। तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ा? एंटी रिट्रोवायरल। तो जो वायरस होता है HIV का वायरस रिट्रो फैमिली का मेंबर है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि HIV वायरस किस फैमिली से आता है, तो आंसर क्या होगा? रिट्रो फैमिली से आता है। ठीक है, और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा वायरस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। जनरली अधिकतर वायरसों में जेनेटिक मटेरियल RNA ही होता है। ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड RNA इनमें मिलता है। ठीक है, ये ब्लड को संक्रमित करते हैं। जो वायरस होता है ये ब्लड को संक्रमित करता है। और ब्लड के किस पार्ट को? ये जनरली ब्लड में WBC को इन्फेक्ट करता है। किसको? वाइट ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है। धीरे धीरे वाइट ब्लड सेल की संख्या कम होने लगती है, और धीरे धीरे वाइट ब्लड की संख्या जैसे जैसे कम होगी, सबको ही पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं WBC पे डिपेंड करती है। और हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो HIV की खास पहचान होती है कि इंसान के जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी से बीमार रहने लगता है, उसको बीमारियां बहुत जल्दी पड़ने लगती हैं, और बहुत ही जल्दी उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसको रोकने की कोई दवाई नहीं है। एंटी रिट्रोवायरल या और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि इंसान की थोड़ा सा लाइफ को बढ़ा देती हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को एड्स है, कोई व्यक्ति है, किसी को एड्स है, और मान लीजिए इसकी डेथ एड्स की वजह से 30 साल में होनी थी। एग्जाम्पल के लिए कितने साल में? 30 साल में। और इसने ये कुछ एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दी जो कि एड्स के लिए अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसने उसने खा लिया। तो एग्जाम्पल के लिए उसकी एज हो सकता है 1-2 साल बढ़ जाए, बस उसकी एज पहले 30 साल में, उसकी डेथ पहले 30 साल में होनी थी, मान लीजिए अब उसकी डेथ जो है 32 ईयर में होगी। ठीक है, तो ये दवाइयाँ इंसान की थोड़ा सा लाइफ बढ़ा देती हैं, और ये रिट्रो फैमिली का मेंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वायरस डिजीज है डेंगू। अब जनरली लोग ये सोचते हैं कि डेंगू मच्छर से होता है। हाँ, डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन मच्छर उसका वेक्टर होता है, वाहक होता है। डेंगू किसी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? डेंगू वायरस की वजह से होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी होते हैं। जबकि आप मुझे कमेंट करेंगे जो मलेरिया डिजीज़ है, जो मलेरिया रोग है, वो किसकी वजह से होता है? मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, डेंगू एक हड्डी तोड़ बुखार होता है। ठीक है, जनरली ये जो होता है डेंगू, ये अर्बो वायरस या फिर कई लोग अर्गे वायरस भी बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। इसका जो वाहक होता है मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? फीमेल एडिस इजिप्टी। ठीक है, एडिस इजिप्टी की वजह से, ठीक है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर की वजह से ये रोग होता है। इस मच्छर को जनरली टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। ठीक है, ये रोग क्या करता है? डेंगू के लक्षण ये हैं कि ये हमारे प्लेटलेट्स को, हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या को धीरे धीरे क्या करता है? कम करता है, खाने लगता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं, तेज़ बुखार आने लगता है। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ देखो, पोलियो। पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये जनरली एयर और वाटर से फैलता है। पोलियो में क्या होता है? इस पोलियो में जनरली हमारे जो हाथ पैर होते हैं, या फिर जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये उनको जनरली पैरालिसिस हो जाता है। हाथ पैर को पैरालिसिस हो जाता है, उनको लकवा मार जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है पोलियो की। नेक्स्ट देखो,
अगला है रेबीज़ डिजीज़। कौन सा? रेबीज़ रोग। रेबीज़ रोग भी एक वायरस की वजह से होता है। किस वायरस की वजह से? ये रेप्टा वायरस की वजह से होता है। रेबीज़ डिजीज़ मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक कराया था। रेबीज़ एक ऐसा रोग है जो जनरली हमारे न्यूरॉन सिस्टम को, तंत्रिका सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। किसको? तंत्रिका सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ये जो रेबीज़ डिजीज़ है जनरली जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, जनरली बिल्ली, कुत्ता, बंदर, इनके काटने से ये अधिकतर होता है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, इनके काटने से होता है। आपने सुना होगा ना, आजकल लोग जो है कुत्तों को इंजेक्शन भी लगाते हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं ताकि उनमें ये जो रेबीज़ का वायरस है ये ना उत्पन्न हो सके। ठीक है, रेबीज़ रोग जनरली कुत्ते में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता भी बोलते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस से होता है और इसमें बुखार आता है इंसान को। ठीक है, इसमें क्या आता है? बुखार आने लगता है। ठीक है, और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। आपको ध्यान रखना कि स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, सीधी सी बात है। अब बात बताता हूँ मैं आपको, कुछ ऐसी भी डिजीज़ हैं जो फंगी की वजह से होते हैं, कवक की वजह से होते हैं। तो फंगल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं? फंगी यानी कवक से होने वाले रोग है, जैसे दाद। जो दाद होता है, रिंगवर्म होता है, ये भी फंगी से होने वाला डिजीज़ है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, दाद जनरली ये ट्राइकोफाइटिन ल्यूम्ब्रिकाई नामक फंगी से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? दाद से जो है हमारी स्किन में पैचेस, गोल गोल पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगली है, आपने सुना होगा ना, दाद, खाज, खुजली। तो खाज भी एक फंगल डिजीज़ है। ये जो जनरली है, ये जनरली स्केबिस नामक एस्केरिज स्केबिज नामक जो है फंगी से होता है। जनरली स्केबिज आप याद रखें। ठीक है, अगला है अस्थमा। अस्थमा आपने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको दमे की रोग बीमारी, अस्थमा डिजीज़ अधिकतर होता है। ये भी फंगी की वजह से होता है। किस फंगी की वजह से? एस्परजिलिस फ्यूमिगेटिस। किससे? एस्परजिलिस फ्यूमिगेटिस नामक जो है फंगी से अस्थमा रोग होता है। इससे बुजुर्ग लोगों में सांस लेने में तकलीफ़ अधिकतर होती है। ठीक है, अस्थमा रोग उनमें भी होता है जो लोग, जो खदानें होती हैं, जैसे कोयले की खदानें, वहाँ पे काम करते हैं, उनमें भी ये रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखो, एथलीट फूड। एथलीट फूड, फूड नहीं फुट, एथलीट फिट या फिर फुट भी बोलते हैं। ये जनरली टीनिया पेडिस नामक पैथोजन से होता है और इसमें इसकी पहचान ये है कि ये, इसमें जो पैर होता है या हाथ पैर जो है फूल के बहुत मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। गंजापन। गंजापन भी वायरस, फंगल की वजह से, कवक की वजह से होने वाला डिजीज़ है। जनरली टीनिया कैपेटिस नामक फंगी की वजह से ये होता है, गंजापन आता है। अब आपको मैं कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ बताता हूँ। इसका आंसर मैंने खुद ही बता दिया आपको, मलेरिया का। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम इसमें जो है होता है और ये फीमेल एनाफिलीज़ की वजह से होता है। फीमेल एनाफिलीज़ की वजह से मलेरिया होता है और ये एक जो है इसमें प्रोटोजोआ का योगदान रहता है। जबकि डेंगू फीमेल एगिप्टिस की वजह से होता है, उसमें वायरस का योगदान रहता है। ठीक है, अब मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस भी एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा नींद इंसान को आती है। ठीक है, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिपेनोसोमा, किससे? ट्रिपेनोसोमा नामक जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक कौन है? जो सीसी फ्लाई है, जो सीसी फ्लाई होती है, सीसी मक्खी जो होती है, वो ट्रिपेनोसोमा का वाहक होती है और इसमें बहुत नींद आती है और इसमें बहुत नींद के साथ साथ बुखार भी ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है एलिफेंटिएसिस फ्लेरियासिस। ये एक हाथी पाँव रोग है। इसमें ये भी बैक्टीरिया नहीं
प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इस रोग का जो वाहक होता है वो बाउचीरिया ब्रैंकफ्टाई होता है। बाउचीरिया या वोचीरिया ब्रैंकफ्टाई नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसमें जो है जिस व्यक्ति को ये होगा उसका हाथ या पैर जो है बहुत मोटा सा हो जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ट्रिपैनोसोमा। इसका वाहक कौन है? सीसी फ्लाई। ठीक है, और जो हाथी पाँव रोग है वो बाउचीरिया ब्रैंकफ्टाई से होता है। ये सभी के सभी इन्फेक्टेड डिजीज़ थे। अब मैं 2-4 आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बताता हूँ। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कैंसर। कैंसर एक ऐसा डिजीज़ होता है कि कैंसर में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की सेल जो कोशिकाएं होती हैं, जब एबनॉर्मल डिवाइड करना, एबनॉर्मल विभाजन उनमें स्टार्ट हो जाए, एकदम से तेज़ी से विभाजित करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस स्टेट को, उस स्थिति को कैंसर कहा जाता है। कई लोग सोचते हैं कैंसर बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है, तो कैंसर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस की वजह से नहीं होता। ये इंसान की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जो उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से कैंसर होता है, या फिर जो एबनॉर्मल डिवीज़न होता है सेल में उनकी वजह से ऐसा होता है। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है। किस वजह से? इसके लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक टेस्ट, एक फेमस टर्म यूज़ होता है इसके टेस्ट के लिए, जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। कोई आपसे पूछ सकता है कि बायोप्सी किससे रिलेटेड है, तो बायोप्सी किससे रिलेटेड है? बायोप्सी रिलेटेड है किससे? कैंसर से। ठीक है, तो कैंसर का पता करने के लिए बायोप्सी किया जाता है। ठीक है, ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। जो कैंसर होता है, 2 प्रकार का कैंसर होता है। एक होता है बेनिग्रेन ट्यूमर, ठीक है, एक होता है मैलिग्रेंट ट्यूमर। ठीक है, तो इस पे कैंसर के इस ट्यूमर पे मैं या फिर कैंसर पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने सी वीडियो में कवर नहीं होने वाला। ठीक है, अगली बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की। चलिए अगली बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी जिसको मिर्गी का दौरा पड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिर्गी का दौरा पड़ना बोलते हैं। ये ना तो किसी वायरस की वजह से, ना किसी बैक्टीरिया की वजह से, ये भी एक जो है एक ब्रेन मेंटलिटी डिसऑर्डर है। जनरली जब इंसान का दिमाग थोड़ा जो है, ब्रेन जो है उसमें कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, तब ये होता है। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, आपको पता है मिर्गी का दौरा जब आता है तो इंसान के मुंह से झाग आने लगता है, वो एकदम से नीचे गिर जाता है, और ये कोई नहीं बता सकता कि कब किसी को मिर्गी का दौरा आता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है हेजीमाटो डिजीज़। हेजीमाटो डिजीज़ एक थायराइड ग्लैंड से होने वाला डिजीज़ है। ये जनरली जब किसी के जो थायराइड ग्लैंड है वो डैमेज हो जाती है, वो जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उस डिज़ीज़ को हम हेजीमाटो डिजीज़ के नाम से जानते हैं, हेजीमाटो बीमारी बोलते हैं। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड किसी भी कारण से ख़राब हो सकती है, इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है ब्लू बेबी सिंड्रोम। मैंने आपको बताया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चा जो है नीला पड़ जाता है, ये जनरली बच्चों में होता है, तथा ये तब होता है जब किसी बच्चे में जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट की क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाए, तब जब नाइट्रेट की मात्रा किसी के ब्लड में बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तब जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। एक तो है मिनी माटा। तो जो मिनी माता या फिर मिनी माटा जो डिजीज़ है वो तब होता है जब किसी के ब्लड में जो है मरकरी या फिर लेड, जनरली मरकरी बहुत बोलते हैं लोग, तो मरकरी और लेड की मात्रा जब किसी के ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब जो डिजीज़ होता है उसे मिनी माता डिजीज़ बोलते हैं। मिनी माता डिजीज़ की पहचान ये है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको बोलने में तकलीफ़ होती है, वो सुनने और बोलने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, एक होता है इटाई डिजीज़। इटाई डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें जब ब्लड में किसकी, मरकरी की, बहुत इंपॉर्टेंट, जब मरकरी का कंसंट्रेशन, किसका, मरकरी या फिर कैडियम का, किसका, जब ब्लड में कैडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को, तब जो बीमारी होती है उसको हम इटाई डिजीज़ बोलते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें हमारे जो जॉइंट होते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, पीठ में अधिक दर्द होता है। ठीक है,
तो ये इटाई डिजीज़ की पहचान होती है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इटाई डिजीज़ होता है किस कारण? कैडियम के कारण, जब कैडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में। मिनी मार्टर डिजीज़ तब होता है जब मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में, तब मिनी मार्टर डिजीज़ होता है। इसमें बोलने और सुनने में दिक्कत आती है बच्चों को। ब्लू बेबी सिंड्रोम तब होता है जब जो है नाइट्रेट की मात्रा हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन में ज़्यादा हो जाती है। ये सभी के सभी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको जो हमारी जो जेनेटिक डिजीज़ थी वहाँ पे 2 डिजीज़ बताना भूल गया था, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक दूसरा बताना था आपको हीमोफीलिया। एक देख लो, मैं अभी मुझे याद आ है, अभी मुझे याद आ गया, वरना बाद में दिक्कत हो जाती। देखो हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ है ये? जेनेटिक डिजीज़ है। इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। कौन सी डिजीज़ बोलते हैं? रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डिजीज़ की उत्पत्ति सबसे पहले ब्रिटेन में जो रॉयल फैमिली है, जो शाही परिवार है, वहाँ से उत्पन्न हुई है। वहाँ की महारानी को सबसे पहले ये डिजीज़ हुआ था, इसलिए इसको हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली महिलाओं में होती है और ये जनरली एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण, किसके कारण? यह बीमारी एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसे शाही बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। इस रोग की पहचान ये है कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता इस बीमारी में, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं बनता? आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया डिजीज़ में। आप मुझे कमेंट करेंगे कि वो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, उस विटामिन का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और एक और डिजीज़ है जेनेटिक डिजीज़ जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। क्या रोग है ये? आनुवांशिक रोग है, जिसमें हम जनरली कलर की, यानी कि रंगों की पहचान करने में इसमें दिक्कत होती है। रंगों की पहचान सही से नहीं कर पाते, सभी रंगों की नहीं, कुछ खास रंग होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करेंगे वो कौन से 2 रंग होते हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस में, वर्णांता में पहचानने में दिक्कत होती है। उन कलर्स का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।